गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेट पढ़ लिया ना हमने कि रेट ला इक्वेशन से जब हम रेट निकालते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो भी पावर होती है उस पावर के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। और जो इंडिविजुअल रेट्स रहते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या रहेगा वो इसकी पावर होगी और विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा वो इसकी पावर होगी। तो एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या उनके ऑर्डर रहेंगे वो आप रेट ला इक्वेशन से ही बताओगे। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए एक नए टॉपिक पे अब बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स में जब आप लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़नी है भाई। एक तो है एलिमेंट्री रिएक्शंस, सबसे आसान और बेहद आसान रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस, और सेकंड रिएक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। ये भी आसान है, मुश्किल ये भी नहीं है, ये भी आसान है आप लोगों के लिए, तो इस लेवल पे आसान ही है। केमिकल काइनेटिक्स की आसान चैप्टर है, सबसे बढ़िया, न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान, स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए एलिमेंट्री रिएक्शंस पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। दोज रिएक्शंस which takes place in a single step only, वो रिएक्शंस जो एक ही स्टेप पे हो जाती हैं ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। दीज आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। एग्जांपल की अगर बात करें तो 2HI इसका डिकम्पोजिशन आप देखोगे तो वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। 2NO गैसियस है, प्लस में O2, ये ऑक्सीडेशन आप देखोगे, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये दोनों और भी बहुत सारी, पता नहीं कितने, बहुत सारी रिएक्शंस एग्जांपल्स एलिमेंट्री रिएक्शंस के हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। उल्टा हो जाएगा इससे, दोज रिएक्शंस which takes place in more than one steps are known as complex reactions। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल H2O2 का डिकम्पोजिशन, I नेगेटिव का सोर्स कुछ भी हो सकता है आपका, KI कुछ भी डाल सकते हो, H2O प्लस में O2, ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का एग्जांपल हो जाएगा। देख लीजिए एक बार एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं, दोनों समझ गए होंगे आप लोग। आगे होगी बस खाली छोटी सी डेफिनेशन थी और कुछ नहीं था इसमें, यहां तक कुछ नहीं रहा, आगे तो है, आगे तो ऐसा मत समझना आगे नहीं है। चलिए एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन, अपनी चर्चा एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर छेड़ लेते हैं। क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है, ठीक है। अगर मैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट ला लिखने जा रहा हूं, सपोज इसी के लिए बात कर लेते हैं, यही था ये एग्जांपल। इसके लिए अगर मैं रेट ला लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू K HI, ये रिएक्टेंट है, पावर कितनी, सपोज मैंने लगा दी 2, एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैंने और थ्योरेटिकली मैंने ये लगा दी कि इसकी पावर 2। अब सवाल ये है कि जी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रेट ला जो है वो थ्योरेटिकली तो आप लिख ही नहीं सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटल होती है हमेशा, ऑर्डर भी आप एक्सपेरिमेंटली लिखोगे। तो कैसे लिख दिया आपने कहा कि मैंने तो थ्योरेटिकल लिख दिया, कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? आइए देखते हैं, समझते हैं इस बात को। एक टर्म आती है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? बहुत ही काम की चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है समझो एक बार इसको। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, चाहे वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कोलाइड्स टुगेदर to result the product are known as the number of are known as
मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आर नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। समझिए भी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है इस डेफिनेशन। जब भी कोई रिएक्शन होती है, सबसे पहले तो आप इस बात का मतलब समझिए, कोलाइड का मतलब क्या होता है, ये टकराने का क्या क्या इस बात का मतलब निकलता है। देखिए जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे होती है समझो। एक बिल्कुल आसान सा इजी सा सबको समझ में आने वाला डेली लाइफ का कॉमन सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लड्डू देखा आपने, लड्डू एक येलो कलर का लड्डू है जिसमें वो दाना जो है बूंदी उसकी वो छोटी छोटी वो येलो कलर की। एक आपके पास रेड कलर वाला है, इसको अगर आप तोड़ोगे इसकी फ्रेगमेंट्स जो होंगी वो येलो कलर की होंगी सारी, इसकी जो फ्रेगमेंट्स होंगी वो सारी रेड कलर की होंगी। आपने दोनों को, इसको भी आपने एक कोई भी गन रखी गन, और इधर भी एक दूसरी गन रखी, और आपने इस गन के एंड पे वो पीले येलो कलर वाला लड्डू रख दिया और इसके पे वो रख दिया, फायर कर दिया आपने, दोनों आपस में टकराए। टकराने के बाद दोनों फ्रेगमेंट्स में टूट गए, ऑब्वियसली टूट जाएंगे लड्डू का। मैं 20 साल पुराने लड्डू की बात नहीं कर रहा, नए ताजे लड्डू की बात करें, टूट जाएगा। अब जब टूट गया, उसकी फ्रेगमेंट्स टूट गई, आप उसको उठा के और उसका आप दोबारा से लड्डू बनाएंगे। उसमें क्या हुआ, पहले जो लड्डू थे इंडिविजुअल जब हम बात करें तो वो सिर्फ येलो कलर का था, वो रेड कलर का था। उसके जो बॉन्ड थे वो सिर्फ उन येलो के बीच में थे, और वहां जो बॉन्ड था वो सिर्फ रेड के बीच में था। लेकिन जब टूटने के बाद आपने नया बनाया तो उसमें रेड और येलो दोनों मिक्स हो गए, तो वो नए बॉन्ड बन गए उनके बीच में। बस यही सारी कहानी रिएक्शन की होती है कि जब एक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से कोलाइड्स करते हैं। कोलिजन में उनके बॉन्ड टूट जाते हैं, और बॉन्ड टूटने के बाद फिर उन फ्रेगमेंट्स के बीच में नए बॉन्ड बन जाते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी एक कोलिजन थ्योरी आगे चल के आएगी, लास्ट में वहां हम पढ़ेंगे कि कोलिजन भी सपोज करो कि वो लड्डू 20 साल पुराने होते तो वो कोलिजन ही इतना इफेक्टिव नहीं हो, फ्रेगमेंट्स में नहीं टूटेगा, तो वहां पे रिएक्शन होगी नहीं, या वहां पे नए बॉन्ड बनेंगे जब पुराने ही टूटे। इसी तरह से कोलिजन थ्योरी भी वहां पे आपको बताएगी कि कोलिजन होते टाइम जरूरी सिर्फ कोलिजन ही जरूरी नहीं है, कोलिजन में फ्रेगमेंट्स का टूटना और फिर आपस में उनका जुड़ना, वो पूरी की पूरी कहानी वो भी जरूरी होगी। तो ये इसकी बात हम लोग, इसकी चर्चा हम लोग वहां आगे चल के करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने मोलिकुलरिटी को समझ लिया, मोलिकुलरिटी आपको पता लग गई कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। चलिए उसके बाद मोलिकुलरिटी के बारे में कुछ खास बातें, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहली बात तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इसका कोई संबंध कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के साथ नहीं होता है। तो मोलिकुलरिटी को आप क्या कहोगे, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से ऐसा हो जाता है कि किसी भी एलिमेंट्री, इसका जवाब आ रहा है कि मैंने 2 क्यों लिखा था, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मोलिकुलरिटी होती है फॉर्चुनेटली वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है। सुनो मेरी बात को, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उतना ही रिएक्शन का ऑर्डर होता है, बाय चांस ऐसा मिल जाता है फॉर्चुनेटली। इसीलिए अब मोलिकुलरिटी तो जरूरी है, मेरे को एक्सपेरिमेंटली लिखा, उसके लिए तो मेरे को कोई रेट लगाने की जरूरत नहीं है। मोलिकुलरिटी तो मैं छोटी, मेरे को पता, मैं उसकी जस्ट स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, मेरे को पता है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये मानो मेरे को पता है, तो मैं जस्ट इसकी इक्वेशन लिखूंगा, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तो वो उसकी मोलिकुलरिटी होगी। और फिर मैंने ये भी कह दिया कि मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो मोलिकुलरिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही होती है। इसका मतलब सुनो रे, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मोलिकुलरिटी से ही निकल जाएगा, और मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकली निकलती है यहाँ ऑर्डर। अब ये कहानी में ये तथ्य मत बना लेना, जोड़ मत लेना कि ऑर्डर थ्योरेटिकली भी निकलता है, ये तो बाय चांस ऐसा है कि ऑर्डर मोलिकुलरिटी के बराबर, ये तो सौभाग्य है हमारा कि वो उसके बराबर आ जाता है, तो हम ऑर्डर वैसे भी बता देते हैं इनका। लेकिन एलिमेंट्री है वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगता है ना कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर के बराबर होती है। इट इज
इक्वल टू द इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैं फिर बता रहा हूं, इस कहानी के पात्र और घटनाएं सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका। तीसरी बात, it can never be जीरो और नेगेटिव इंटीजर। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर की तरफ लेके चलता हूं। ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता था, बिल्कुल। ऑर्डर आपका नेगेटिव हो सकता था, नहीं हो सकता था। ऑर्डर आपका जीरो हो सकता था, हो सकता था। अब मैं मोलेकुलरिटी की बात करता हूं। मोलेकुलरिटी पॉजिटिव हो सकती है, हो सकती है। मोलेकुलरिटी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या मोलेकुलरिटी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे मूर्खो, मोलेकुलरिटी जीरो होने का मतलब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड ही नहीं कर रहा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो फिर काहे का ऑर्डर, काहे की मोलेकुलरिटी? इसका मतलब है मोलेकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। देखो रे, कमाल की बात, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो नहीं हो सकता है, मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन जीरो नहीं हो सकती, और मोलेकुलरिटी ऑर्डर के बराबर होती है किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। इसका मतलब है एलिमेंट्री रिएक्शंस कभी भी जीरो ऑर्डर की नहीं हो सकती। एलिमेंट्री रिएक्शंस कभी भी जीरो ऑर्डर की नहीं हो सकती। जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है वो कभी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। तो यहां से एक बात निकल के आई कि एलिमेंट्री रिएक्शंस कैन नेवर बी ऑफ जीरो ऑर्डर। इनका ऑर्डर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। which of the following reaction is not an elementary reaction, is not an elementary reaction। इनमें से कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। रेट इज इक्वल टू के NH3 की पावर 0। सेकेंड है रेट इज इक्वल टू के H2O2 I नेगेटिव। सी है रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2, और फोर्थ रेट है CH3Cl की पावर हाफ। बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है? तो उत्तर होगा एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती है। लेकिन ये लिखना था भाई हमने, एक मिनट, ये ऑप्शन से चेंज कर देता हूं मैं। यहाँ मैंने लिख दिया आपके पास HI, और यहाँ मैंने लिख दिया NO गैस O2, और एक और मैं लिख देता हूँ, एक और कोई भी एग्जांपल। चलिए तीन ही, अभी नहीं जाना रहा, तीन ही ले लीजिए आप। इनमें से कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है? तो याद करने की आपको जरूरत नहीं, आपको याद नहीं करना है कि ये एलिमेंट्री हो गया, ये एलिमेंट्री। आपको जस्ट इतना देखना है कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कोई, तो उसका ऑर्डर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ये कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको मोलेकुलरिटी समझ आई, आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में पता लगा। चलिए उसके बाद अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मोलेकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मोलेकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए तो मोलेकुलरिटी और ऑर्डर एक ही बात होती है।
चलो डिफरेंस में बाद में करवा दूंगा, एक बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को और देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोगों ने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन सुनी थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कि वो रिएक्शंस जो मोर देन वन स्टेप में होती हैं, जो मोर देन वन स्टेप में होती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल लिया था हमने H2O2 का आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम अगर है तो डीकंपोजिशन हो जाता है और H2O प्लस में O2 आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। देखिए इस रिएक्शन के स्टेप्स देखते हैं हम एक बार कि ये कौन कौन से स्टेप्स में कितने कितने स्टेप्स में होगी। आइए देखते हैं। किसी भी रिएक्शन के इस तरह से स्टेप्स लिखना कि वो रिएक्शन कितने स्टेप्स में कैसे कैसे हो रही है, पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड के बनने तक की जो कहानी होती है भाई, वो आपकी मैकेनिज्म कहलाती है। इसका मतलब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। ऑर्गेनिक में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ोगे आप लोग मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म के आपको रिएक्शन समझ ही नहीं आएंगे ऑर्गेनिक में। तो चलिए पहला स्टेप इसका है कि H2O2 की I नेगेटिव के साथ H2O2 I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O प्लस में I को नेगेटिव बनाएगा, फिर जो IO नेगेटिव है वो बचे हुए H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस में O2 बनाएगा। सबसे पहले तो आप नजर डालिए इस स्पीशीज पे, ये जो आयोडेट आयन आपको दिख रहा है इस पे नजर डालिए आप लोग। ये ना तो रिएक्टेंट का हिस्सा है, जब आप रिएक्शन लिख रहे हो आपने इक्वेशन लिखी डीकंपोजिशन की, तो ना तो ये रिएक्टेंट का हिस्सा है और ना ही ये प्रोडक्ट का हिस्सा था, लेकिन ये मैकेनिज्म में बीच में जरूर अपीयर हुआ। क्या है ये, क्या क्या कहानी है, क्या कौन है ये, कहां से आया, क्या मैटर है इसका? सुनिए, ऐसी स्पीशीज वो स्पीशीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बीच में अपीयर होती हैं, ना तो रिएक्टेंट का हिस्सा होती है ना प्रोडक्ट का हिस्सा होती है, सिर्फ बीच में अपीयर होती हैं, ऐसी स्पीशीज को हम लोग इंटरमीडिएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ऑर्गेनिक में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ये सब आपने एज ए इंटरमीडिएट पढ़े। ये भी वही है, ये इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट और ट्रांजिट स्टेट ये मैंने पहले ही बता दिया कि वीडियो में डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। इंटरमीडिएट को आप लोग आइसोलेट कर सकते हो, उसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बता सकते हो। ट्रांजिट स्टेट एक हाइपोथेटिकल होती है, उसकी आप स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते या उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, वो जस्ट एक एजम्पशन होती है। बात हो जाएगा, आपने कार्बोकैटायन बताया था, उसकी पूरी स्ट्रक्चर बताई थी। sp3 होते हैं, sp2 होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, और कार्बोएनायंस जो होते हैं वो sp3 होते हैं, कार्बोकैटायंस sp2, वो सब आप लोगों ने वहां पढ़ लिया। चलिए अब इसमें से अगर आपको रेट ला लगानी हो, रेट निकालना हो, तो आप रेट किससे निकालेंगे? इस इक्वेशन से निकालेंगे या इस इक्वेशन से निकालेंगे? उसी पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, किसी भी रिएक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसका कोई एक स्टेप जरूरी सबसे स्लो होता है और कोई एक स्टेप सबसे फास्ट होता है। तो ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी वो डिपेंड करेगा आपके स्लोवेस्ट स्टेप पे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की स्पीड क्या है वो आपकी स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, और स्पीड निकालना ही आपकी रेट ला इक्वेशन है। आप जब इसके लिए रेट निकालोगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर देखोगे, रेट डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर आप देखोगे तो वो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। इसको शॉर्ट में आप आरडीएस पे बोलते हो। तो अगर मैं इसके लिए आप रेट ला लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के H2O2 की कंसंट्रेशन और I नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अरे तो आसान सी बात है। मान लो गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर है, चारों में प्रॉपर हवा भरी हुई है, गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है, एक टायर में पंचर होगा, गाड़ी स्लो चल रही है, उस एक टायर की वजह से
गाड़ी जहां पहले 2 घंटे में पहुंच जाती है वहां 6 घंटे में पहुंच रही है, उस एक टायर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप लोगों का रेट निकालने का मैटर होगा कि उसके लिए रेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहली बात तो यही होगी भाई कि मोलिकुलरिटी जो होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है, और ऑर्डर डिफाइंड फॉर बोथ elementary as well as complex reactions। ये तो दोनों के लिए ही डिफाइंड होता है, ये तो दोनों के लिए ही डिफाइंड होता है। मोलिकुलरिटी its value can never be zero, और इसकी वैल्यू its value कैन बी जीरो। नेगेटिव तो दोनों की नहीं हो सकती, हालांकि नेगेटिव ऐसा नहीं, ये सिर्फ यहाँ इस लेवल तक की बात, अभी 12th के लेवल पे ही हम बात करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो नेगेटिव नहीं होता, वैसे कह देते हैं। आगे चल के तो आप ये भी पढ़ोगे कि नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शंस भी होती हैं, किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी होता है। एक एग्जांपल आएगा डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, और जब आप ओजोन का डीकंपोजिशन देखोगे, वहां जब आप रेट लॉ लिखोगे, वहां जो होता है वो आई थिंक ध्यान में डीकंपोजिशन या फॉर्मेशन दोनों में से एक है, वहां पे जो ऑर्डर होगा वो नेगेटिव में भी आएगा, वो तो आगे की बात हो जाती है। आपके लेवल पे बस इतना ही होता है। उसके बाद एक डिफरेंस और हो जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और ये थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है, और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। आई होप आपको ये इतनी सी बात समझ आई, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों ही आपको समझ आ गई होंगी। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बहुत इजी सा टॉपिक है, ये चैप्टर ही आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी रामायण कोई बहुत बड़ी कहानी इसमें नहीं है। स्टोरी में अच्छा न्यूमेरिकल भी इजी आते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल तो ऑर्डर और उस पे रेट कांस्टेंट पे निपट लेता है। फिर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, आएगा आगे चल के उस पे आ जाता है, थोड़ा वो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो आप लोग पढ़ेंगे तो उस पे आ जाएगा। चलिए भाई उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से भी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था, अब तक के एपिसोड जो थे उसमें आप लोगों ने जो पढ़ी थी वो डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? अरे बोलो, क्या पढ़ी थी? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। बोल नहीं रहे हो? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? सवाल ये क्यों पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड क्यों पढ़ेंगे? जब रेट डिफरेंशियल रेट ही निकालना भाई नहीं हमने, जब डिफरेंशियल से निकाल ही दिया तो फिर ये क्यों पढ़ रहे? अच्छा, डिफरेंशियल से जो आपने रेट निकाला था वो रेट आपका इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है। और मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए जो डेटा आपके पास आता है, जो वैल्यू आपके पास आती है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे आप एक वो बनाते हो, टेबल बनाते हो,
अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग रिएक्टेंट की कांस्टेंट कंसंट्रेशंस रहती हैं, और आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हो, और उसमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप डालना पड़ता हमें, और उस स्लोप का यूज करके, सपोज ये है, और उस स्लोप का यूज करके हम वहां से इंस्टेंटेनियस रेट निकालते थे, हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। अब हमेशा इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना आसान नहीं होता, भी इजी नहीं होता है। तो उसके लिए एक नई लॉ डिजाइन हुई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, कि आपको वहां से वहां तक का एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि इसमें से इतने टाइम तक, चाहे भले ही वो छोटा टाइम हो, उस टाइम को आपको दे दिया जाए, और आप बिना ग्राफ के निकालना चाहते हो, तो आपके पास इक्वेशन आती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपके सिलेबस में सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। हालांकि मैं तो आपको सेकंड ऑर्डर भी करवा दूंगा, मैं तो आपको सेकंड ऑर्डर, और सेकंड तो छोड़ो, मैं nth ऑर्डर भी आप लोगों को बता दूंगा, मैं आपको nth ऑर्डर ही बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप जिस मर्जी भी निकालना चाहो, जो मर्जी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये लॉ निकाल लिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल ली, तो इंपॉर्टेंट है ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो है इसके ग्राफ्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं लिख रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात आपको कि बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके दोनों में ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। तो देखिए, चलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म की अगर बात करें हम, डिफरेंट कोई भी रिएक्शन आपने ले ली, a प्लस में b, या a ले लो, a गिव्स b, और ये आपकी एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसके लिए मैं डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखूंगा। तो डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस da बाई dt इज इक्वल टू k a टू द पावर जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये भी एक रेट लॉ इक्वेशन थी, ये भी रेट लॉ इक्वेशन थी। आप रेट ऐसे निकालते हो, ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी। चलिए अब कंसंट्रेशंस को एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा माइनस da बाई a की पावर जीरो, ये तो वन ही हो गया, खत्म ही हो गया, ये तो मैट्रिक खत्म, बात ही खत्म होगी, इसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे। तो इसकी रीअरेंज जब हमने कर दिया तो ये आगे, और माइनस साइन को मैं उठा के उधर ले गया। सपोज आपका इनिशियल टाइम जब जीरो था, उस टाइम पे a की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन a नोट थी, और जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो t टाइम पे आपकी फाइनल कंसंट्रेशन a। तो आपको इस टाइम इंटरवल में टोटल रेट क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप 1 मानो, और इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। एक मिनट में देख लूं कहीं बंद तो नहीं होगी। चलिए इंटीग्रेट इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। माइनस साइन को उधर लेके थे हम, dA इज इक्वल टू माइनस k dt, लिमिट्स a नोट से a तक, और ये 0 से लेके t तक। ये तो आपका हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन a, ये आपका a नोट हो जाएगा, ये a हो जाएगा, k एक कांस्टेंट है वो बाहर ही आ जाएगा, k dt का हो जाएगा t, 0 से लेके t तक हो जाएगा। तो अब देखिए भाई कितना हो जाएगा, ये a माइनस a नोट इज इक्वल टू माइनस में के टी, ये हो जाएगा t माइनस में 0, t माइनस में 0 t हो जाएगा। तो a माइनस में a नोट इज इक्वल टू के टी, या फिर a इज इक्वल टू a नोट माइनस में के टी। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अच्छा एक मिनट, प्लस में इंटीग्रेशन, एक बार ये भी देख लो कि प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक मिनट,
माइनस के टी और ये टी प्लस में सी। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे आपका ये हो जाएगा और वो कंसंट्रेशन इनिशियल हो जाएगा, वो ना भी करो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ना भी चल जाएगा। ये आपके पास हो जाएगी। उसके लिए रेट ला डिफरेंशियल फॉर्म, ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ये बची हुई कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में के टी। उसके बाद अब आगे आता है इसका ग्राफ। तो आइए इसके ग्राफ पे नजर डालते हैं।